दोस्तों, आपदा प्रबंधन की इस श्रृंखला में आज हम एक और प्राकृतिक आपदा भूस्खलन पर चर्चा करेंगे। हिमालयी क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में आने वाली इस आपदा के कारण अत्यधिक विनाशकारी प्रभाव देखने को मिलते हैं। जहां एक ओर इससे बहुत सारे जनधन की हानि होती है, वहीं इसका बहुत लंबे समय तक हमारे विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम भूस्खलन की इस चर्चा में निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। भूस्खलन के अर्थ पर चर्चा करेंगे, भूस्खलन क्या है, और साथ ही इसी प्रकार की हिमालयी क्षेत्रों में होने वाली एक और घटना हिमस्खलन पर भी सूक्ष्म चर्चा करेंगे। भूस्खलन को प्रेरित करने वाले कौन से कारक हैं, भूस्खलन के क्या कारण हैं, इसके न्यूनीकरण की कौन सी ऐसी युक्तियां हैं जिसके द्वारा इस आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। भारत में ऐसे कौन से संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां पर बारंबारता इन आपदाओं की बनी रहती है। सीखे गए सबक जो हमने इन आपदाओं के माध्यम से जो सबक हम आप द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे, और अंत में उत्तराखंड में आए कुछ ऐसे विध्वंसकारी या विनाशकारी भूस्खलनों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले भूस्खलन। पर्वतीय ढालों पर जब जल तत्व की अधिकता एवं आधार के कटाव के कारण चट्टानों का गुरुत्व संतुलन बिगड़ जाता है, तब अनेक प्रकार के छोटे और बड़े पर्वतीय भूखंड टुकड़े टुकड़े होकर नीचे की ओर आकस्मिक रूप से तीव्रता के साथ लुढ़कने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को हम भूस्खलन कहते हैं। और अगर ठीक इसी प्रकार उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फ या हिम का कटाव होता है तो उसको हम हिमस्खलन कहते हैं, यानी हिम के ढेरों के खिसकने की क्रिया होती है, तो इसको हम हिमस्खलन कहते हैं। भूस्खलन की भांति ये भी विनाशकारी होते हैं, परंतु हिमाच्छादित पर्वतीय क्षेत्रों में भौतिक रचनाओं व मानवीय उपस्थिति अति न्यून होने के कारण इन आपदाओं का स्वरूप वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और लेकिन इस प्रक्रिया का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भविष्य हेतु बड़े दुष्परिणाम हमें मिलते हैं। इन दोनों प्रकार की आपदाओं से होने वाले प्रभाव, भौतिक और जनधन की हानियां होती हैं। भूस्खलन रास्ते में आने वाली हर वस्तु को नष्ट कर देते हैं, सड़कों और बस्तियों को क्षति पहुंचाते हैं, रास्ते में आने वाली वस्तुओं को अपने मलबे के नीचे दबा देते हैं, कृषि भूमि को हानि पहुंचती है। भूस्खलन से नदियों का प्रवाह मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, नदी के ऊपरी भाग में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मृतकों की संख्या भूस्खलन के समय और स्थान पर निर्भर करती है। ढलान के नीचे घनी जनसंख्या वाले इलाकों में ये अधिकतम होती है। तो इस प्रकार भूस्खलन हमारे लिए एक बहुत बड़ा कारक बनता है जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत सारा नुकसान करता है। अब हम बात करते हैं भूस्खलन को प्रभावित करने वाले या प्रेरित करने वाले कौन कौन से उत्तरदायी कारक हैं। भूस्खलन के लिए कई प्राकृतिक और मानवीय कारक उत्तरदायी होते हैं। ये कारक भूस्खलन की तीव्र उत्पत्ति के कारणों को प्रभावी बनाते हैं। सामान्यतः भूस्खलन के लिए दो प्रकार के मुख्य कारक हैं, एक प्राकृतिक कारक और दूसरे मानव जनित कारक। प्राकृतिक कारकों में अगर हम देखें तो उसमें भूकंपीय गतिविधियां, वर्षा की तीव्रता एवं अधिकता, ढाल युक्त कमजोर चट्टान, पर्वतीय चट्टानों में भौतिक और रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया, और साथ ही जल प्रवाह में अवरोध, ये कुछ प्राकृतिक कारक हैं जो भूस्खलन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके अलावा मनुष्य ने भी इन प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, चाहे वो वनों का अत्यधिक विनाश उसका कारण रहा हो, अनियोजित भूमि उपयोग हो, अकुशल विधियों द्वारा उत्खनन हो, निर्माण कार्यों हेतु पर्वतों का कटाव और दोषपूर्ण स्थान का चयन। ये कुछ ऐसे कारक हैं जो भूस्खलन को बढ़ावा देते हैं। भारत में अगर हम बात करें तो भूस्खलन के जो मुख्य कारण हैं वो उन कारणों को अगर हम देखें तो भूस्खलन भूकंप अचानक शैलों के खिसकने के कारण होता है, खुदाई या नदी अपरदन के परिणाम स्वरूप ढाल के आधार की ओर तेजी से भूस्खलन होता है, भारी वर्षा या हिमपात के दौरान तीव्र पर्वतीय ढालों पर चट्टानों का बहुत बड़ा भाग जल तत्व की अधिकता एवं आधार के कटाव के कारण अपनी गुरुत्वीय स्थिति में असंतुलित होकर तेजी से विखंडित होकर गिर जाता है। कभी कभी त्वरित भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट या वन कटाई या सड़कों के अनियोजित के कारण भी ये हमारे यहाँ उत्तराखंड में या भारत में अगर देखें तो भूस्खलन के प्रमुख कारण रहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं भारत में कौन कौन से ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं जहाँ पर ये भूकंप की लगातार भूस्खलन से संबंधित आपदाएं आती रहती हैं। इसको हम 5 क्षेत्रों में मानचित्रीकरण किया गया है।
पहला है उत्तर पश्चिमी का हिमालय क्षेत्र, जहाँ पर सर्वाधिक हानि इस क्षेत्र से होती है। इसे उच्च और अति उच्च भूस्खलन का क्षेत्र कहा जाता है। पूर्वोत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, इसमें जान माल की अधिक हानि होती है। उच्च भीषणता वाले भूस्खलन यहाँ पर होते हैं। पश्चिमी घाट और नीलगिरी की पहाड़ियाँ, यहाँ पर इसको मध्यम का हम मान सकते हैं। और पूर्वी घाट और विंध्याचल का क्षेत्र, भीषणता की दृष्टि से यह भारत का क्षेत्र जो है निम्न भूस्खलन के क्षेत्र माने जाते हैं। इन क्षेत्रों में भूस्खलन का मानचित्रण इसी आधार पर किया गया है। अब हम बात करते हैं भारत में न्यूनीकरण के लिए कौन कौन से ऐसे उपाय अपनाए जा रहे हैं और किस प्रकार हम इस आपदा के जोखिम को न्यूनतम करने के लिए कौन कौन से ऐसे उपाय अपना सकते हैं। हालांकि भूस्खलन प्राकृतिक घटना है, परंतु मानव के अनियोजित विकास के कारण ये एक आपदा का रूप धारण कर लेती है। इसको न्यूनतम करने के लिए हमारे पास कुछ उपाय हैं। जैसे पहला उपाय है कि संभावित क्षेत्रों का मानचित्रीकरण करें, उनकी पहचान करें। दूसरा उपाय है कि सुनियोजित भूमि एवं स्थलों का निरीक्षण करते रहें ताकि वहाँ पर भूस्खलन से होने वाले क्षति को कम किया जा सके। तीसरा है प्रतिरोधक दीवारों का हम निर्माण कराएं। उत्तरकाशी में वरुणावर्त पर्वत के भूस्खलन के उपचार हेतु स्थान पर इसी प्रकार की प्रतिरोधक दीवारें, रिटर्निंग वॉल बनाई गई हैं। ढलानों को स्थिर करना एक महत्वपूर्ण उपाय है जिसके माध्यम से हम इसको कम कर सकते हैं। ढलानों में घास पात लगाकर, पौधारोपण करके या वृक्ष लगाकर इसको मजबूत किया जा सकता है। और भवनों के निकट अवरोधकों का निर्माण करके भी इस क्षति को कम किया जा सकता है। और अंत में अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि वनस्पति के आवरण को बढ़ाया जाए। सतत अभियान चलाकर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए तथा संरक्षित वन क्षेत्र का विकास करना चाहिए। इससे हम इस आपदा के न्यूनीकरण में हमें ये सहायता मिलती है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे कौन से सबक हैं इन आपदाओं ने, भूस्खलन और हिमस्खलन के संदर्भ में हमें इन दोनों प्रकार की आपदाओं ने एक सबक दिया है। ये सबक इस प्रकार है जैसे कि ये दोनों ही आपदाएं बारंबारता इनकी बराबर घटते रहने वाली हैं। इसका कारण यह है कि विशाल पहाड़ी क्षेत्र हमारा है और ये भूस्खलन के प्रति बहुत अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र हैं, यहाँ ये आम बात है। इसके अलावा भूस्खलन और हिमस्खलन के मलबे के कारण जब कोई जलधारा या नदी अवरुद्ध होती है तो बाद में मुक्त होती है तो आकस्मिक बाढ़ की भीषण आपदा घटित होती है। तो ये कुछ सबक हमारे द्वारा इस आपदाओं द्वारा सीखे हैं। भूस्खलन तथा हिमस्खलन से प्रभावित समुदाय को दीर्घकालिक पुनर्वास प्रक्रिया की जरूरत होती है। वो आपदा के मानसिक आघात से ताकि उबर सकें और भविष्य में इस किस्म की किसी भी आपदा से सुरक्षित रह सकें। ये कुछ कारक हैं, कुछ सबक हैं जो हमें इस भूस्खलन और हिमस्खलन से मिले हुए हैं। भूस्खलन और हिमस्खलन से निपटने के लिए इस जिम्मेदारी अमूमन राज्य सरकारों की होती है। केंद्र सरकार इस स्थिति की गंभीरता के आधार पर राज्य सरकार की सहायता करने को आगे आती है। जिला प्रशासन का केंद्रीय अभिकरण होता है जो राज्य सरकार की ओर से कार्य करता है और जरूरत पड़ने पर प्रतिरक्षा सेवाओं की सहायता भी लेता है। भूस्खलन और हिमस्खलन का जहाँ तक सवाल है, कोई विशेष सरकारी नियम नहीं होते हैं। ये घटनाएं होती हैं तो इन्हें प्राकृतिक आपदा माना जाता है और समुदाय को, जो प्रभावित समुदाय होता है, उसे अल्पकालीन राहत और पुनर्निर्माण प्रदान किया जाता है। लेकिन फिर भी इन आपदाओं से होने वाले नुकसान बहुत ज़्यादा हैं जो कि हमारे मानसिक क्षति के रूप में या हमारे भौतिक क्षति के रूप में हमें मिलते हैं। भौतिक क्षति के रूप में जहाँ बहुत सारा नुकसान होता है, जो हमारी सड़कें टूट जाती हैं, विनाशकारी विध्वंस हो जाते हैं, बहुत सारी बिल्डिंगों को नुकसान हो सकता है, सड़कें अधिकतर इससे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। और मानसिक रूप से अगर हम देखें तो व्यक्तियों के रोजगार छिन जाते हैं, उनकी जीविकाएं नष्ट हो सकती हैं, मकान टूटने से उनमें बहुत सारे मानसिक आघात की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब अगर हम बात करें तो हमारा राज्य उत्तराखंड भी इस प्रकार के आपदाओं के लिए अति संवेदनशील क्षेत्र रहा है। 1993 रातीघाट में बहुत भयंकर भूस्खलन हुआ था। ये क्षेत्र दुनिया से कटा रहा था, मलबा हटाने में 5 दिन का समय लगा था। 2003 उत्तराखंड के उत्तरकाशी में वर्णावृत पर्वत से पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों ने उत्तरकाशी नगर को क्षतिग्रस्त कर दिया था। भूस्खलन से सैकड़ों परिवार प्रभावित हुए थे। हजारों व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा। जुलाई 2004 में उत्तराखंड के बद्रीनाथ मार्ग में बहुत भयंकर भूस्खलन क्षेत्र हुआ, हजारों लोग इससे प्रभावित हुए। और 2013 की बद्रीनाथ और केदारनाथ की आपदा ने तो हमें काफ़ी कुछ बताया, जिसमें कई लाख तीर्थयात्री फंस गए थे, हजारों की संख्या में लोग मारे गए और कई दिनों तक संपर्क इससे टूटा रहा। हवाई मार्ग से लोगों को निकालना पड़ा और राहत कैंपों में रहने के लिए लोग मजबूर हुए। तो इस प्रकार की घटनाएं हमारे क्षेत्रों में होती रहती हैं। तो आज हमने भूस्खलन की इस आपदा पर चर्चा करी, भूस्खलन को रोकने के उपायों पर चर्चा करी
तो आज के बारे में जो हमने सीखा वो मुख्य सबक यही है कि भूस्खलन के जो हमें सबक हमें मिले हैं उनके आधार पर हम इसका न्यूनीकरण करें तो इस प्रकार की होने वाली आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो आपको ये कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा और फिर अगले विषय पर हम फिर किसी विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।